हे पीप, केमन आछो तोमरा। सो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड हॉरर थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट को लिखा और डायरेक्ट किया है नन अदर देन हम सबके चहीते जेम्स वॉन ने, और क्रिटिक्स और ऑडियंस द्वारा भी इस मूवी को बहुत पसंद किया जा रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, सच में ये एक मस्ट वॉच मूवी है। सो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको मैलिग्नेंट मूवी की स्टोरी को कम्प्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूंगा। एंड यस, ऑब्वियसली प्लीज वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें ताकि आप हमारे शाउट आउट सवाल में पार्टिसिपेट कर पाए, जो कि हर वीडियो के एंड में आती है। खैर, सो फॉर नाउ वक्त को ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत होती है 1993 सिमियन रिसर्च हॉस्पिटल में, जहां एक डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर अपने एक पेशेंट गैब्रियल के बारे में खुद का बयान रिकॉर्ड कर रही होती है, जहां वो ये कहती है कि गैब्रियल दिन प्रतिदिन और स्ट्रांग एंड आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, एंड अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग उसे और संभाल नहीं पाएंगे। ना डॉक्टर वीवर ये सब रिकॉर्ड कर ही रही होती है कि तभी उन्हें पता चलता है कि गैब्रियल फिर से बाहर निकल आया है। डॉक्टर वीवर तुरंत ही उसे देखने जाते हैं एंड वहाँ की हालत देख वो सभी दंग रह जाते हैं। हम व्यूअर्स देखते हैं कि डॉक्टर वीवर एट एनी हाउ गैब्रियल को बेहोश तो कर देती है, बट तब तक उसने ऑलरेडी हॉस्पिटल के कई सारे स्टाफ को मार डाला था। एंड उससे भी हैरानी वाली बात ये थी कि गैब्रियल सिर्फ एक छोटा बच्चा था जो किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज को मैनिपुलेट कर सकता था, एंड वो बोलता भी था तो इलेक्ट्रिकल चीजों में ब्रॉडकास्ट के जरिए, लाइक रेडियो, टीवी, फोन्स, ये सब। यहाँ वो लोग बेहोश गैब्रियल को एक चेयर में बांध देते हैं, जहाँ उसकी हम एक धुंधली सी झलक देख पाते हैं, जिसमें वो किसी आम इंसान जैसा तो दिख नहीं रहा था। और तभी रेडियो के जरिए गैब्रियल बोलता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। नाउ डॉक्टर वीवर, जो अभी तक गैब्रियल की मदद करने की कोशिश कर रही थी, वो अब समझ जाती है कि अब उनके हाथ में और कुछ नहीं है, इसलिए वो कहती है इट्स टाइम वी कट आउट द कैंसर, मतलब कि अब समय आ गया है प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंकने का। खैर, नाउ आफ्टर दिस इंट्रो मूवी अब 28 साल बाद यानी कि प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां हम एक प्रेग्नेंट लेडी मेडिसिन को देख पाते हैं जो अपने जॉब से घर वापस आई है, बिकॉज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बट वो घर वापस आकर देखती है कि उसका हस्बैंड डेरेक आराम से लेटकर टीवी देख रहा है, एंड हियर वी क्लियरली सी कि उन दोनों के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। वेल नाउ जो कि मेडिसिन को थोड़ा रेस्ट चाहिए था, इसलिए वो डेरेक से बिना पूछे टीवी ऑफ कर देती है, जिससे डेरेक बेहद ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड मेडिसिन को बुरा भला कहने लगता है। डेरेक कहता है कि पिछले 2 सालों में मेडिसिन का 3 बार मिसकैरेज हो चुका था, जिससे डेरेक बेहद ज्यादा नाराज था एंड उसके हिसाब से मैडी को और प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाहिए था। नाउ डेरेक यहाँ बातों ही बातों में मैडी के पेट पे उंगली रखता है, जिससे मैडी डेरेक को धक्का दे देती है, और तब डेरेक गुस्से में मैडी का सर पीछे वॉल पे दे मारता है, जिससे वॉल और मैडी का सर दोनों ही क्रैक हो जाते हैं और मैडी के सर से बेहद खून बहने लगता है। जिसके बाद मैडी उसी हालत में खुद को उस रूम में लॉक कर लेती है और वैसे ही सो जाती है, और डेरेक नीचे हॉल में सोता है। खैर, ना अब रात होने पर सडनली उस घर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो जाती है। डेरेक देखता है कि किचन में मिक्सर अपने आप ही चल रहा था, जिसे बंद करते ही पीछे से फ्रिज भी खुल जाता है, एंड फ्रिज को बंद करते ही अब टीवी ऑन हो जाता है, एंड डेरेक ये क्लियरली देख पाता है कि वहाँ सोफा में कोई बैठा है। बट फिर डेरेक के लाइट्स ऑन करते ही वहाँ कोई भी नहीं था, बट स्टिल वो सोफा देखकर हम ये क्लियरली समझ पाते हैं कि सच में वहाँ कोई बैठा था। नाउ डेरेक को यहाँ यही लगता है कि शायद ये उसका कोई वहम था, बट तभी पीछे से एक अजीब सा ब्लैक फिगर उस पर अटैक कर देता है, जिससे इन अदर साइड मैडी की नींद टूट जाती है एंड हम व्यूअर्स को यही लगता है कि ये शायद उसका कोई नाइटमेयर था। बट नीचे जाकर वो देखती है कि डेरेक को सच में किसी ने बड़े ही बेरहमी से मार डाला था एंड उसे मारने वाला अभी भी उधर ही मौजूद था। वो अजीब सा ब्लैक फिगर अब मैडी पे भी अटैक करता है, जिससे मैडी गिर के बेहोश हो जाती है, एंड कुछ देर बाद नेबर्स के कंप्लेन करने पर वहाँ पुलिस आ जाती है, जहाँ उन्हें डेरेक की टूटी फूटी लाश मिलती है। बट मैडी, जो कि अभी तक जिंदा थी, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल वाले मैडी के बेबी को बचा नहीं पाते, यानी कि अब मैडी का 4th मिसकैरेज भी हो जाता है। वेल नाउ हॉस्पिटल में मैडी को होश आता है एंड उसे उसकी छोटी बहन सिडनी से ये पता चलता है कि उसके हस्बैंड एंड बेबी दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसे सुन मैडी बिल्कुल सदमे में चली जाती है। एंड नेक्स्ट डे इस केस पे काम कर रहे ऑफिसर शॉ मैडी का बयान लेने आते हैं, बट मैडी कुछ भी बताने के हालत में नहीं थी, इसलिए उसे खाली हाथी वहाँ से वापस जाना पड़ता है। एंड ऑफिसर शॉ एंड ऑफिसर मॉस को कोई भी ऐसा सबूत भी नहीं मिला था जिससे ये प्रूव हो कि कोई भी उनके घर में घुसा था। उल्टा दे गेट टू नो कि डेरेक एक बेहद ही अब्यूजिव हस्बैंड था, सो इसलिए उन्हें अब ये लग रहा था कि शायद डेरेक को मैडी नहीं मारा होगा।
खैर ना अब यहाँ से मूवी 2 हफ्ते बाद शिफ्ट होती है, जहाँ मैडी हॉस्पिटल से रिकवर होकर अपने घर वापस आती है। एंड अगेन रात को सोते वक्त उसे घर के बाहर कोई खड़ा दिखाई देता है, जिससे डर के वो खुद को अपने रूम में लॉक कर लेती है। एंड नेक्स्ट डे सुबह होते ही वो पूरे घर को अच्छे से सील कर देती है। इवन मैडी की बहन सिडनी भी विंडो के थ्रू अंदर आती है उससे मिलने के लिए। नाउ यहाँ मैडी और सिडनी के कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि मैडी के लिए वो बच्चा बेहद ही जरूरी था, क्योंकि उसे एक बायोलॉजिकल कनेक्शन चाहिए था, यानी कि एक खून का रिश्ता। एंड हियर वी गेट टू नो कि सिडनी उसकी अपनी बहन नहीं है, और मैडी को 8 साल की उम्र में सिडनी के मॉम डैड ने अडॉप्ट किया था, और मैडी की असली मॉम उसे जन्म देते ही मर गई थी, और ये बात भी सिडनी को भी आज ही पता चल रही है। खैर नाउ आगे अब हम व्यूअर्स एक औरत को देख पाते हैं जिसे सियाटल के अंडरग्राउंड से वो किलर फॉर सम रीजन किडनैप करके अपने हाइड आउट पे ले जाता है। एंड वो उससे रेडियो के थ्रू बात करता है, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि फर्स्ट सीन वाला गैब्रियल ही है। यहाँ गैब्रियल अब उस औरत के सामने ही डॉक्टर वीवर को कॉल करता है एंड बोलता है इट्स टाइम टू कट आउट द कैंसर, जिससे डॉक्टर वीवर को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सूनर उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। एंड वो तुरंत ही एक पेशेंट में नाम की फाइल को निकालकर उसके अंदर की फोटो को देखने लगती है, जिससे दूसरी तरफ यहाँ मैडी को अपने घर में कोई सडनली भागता हुआ नजर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर बीवर थी, जो कि बेहद ज्यादा डरी हुई थी। एंड यहाँ अब हम व्यूअर्स को एंड मैडी दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। ना वहाँ मैडी सडनली बिल्कुल फ्रीज हो जाती है एंड थोड़ा भी हिल नहीं पाती, और उसी फ्रीजिंग स्टेज में वो देखती है कि वो उसका घर नहीं बल्कि डॉक्टर वीवर का ही घर था, जहाँ उसके सामने ही गैब्रियल उधर आकर एक ट्रॉफी से डॉक्टर वीवर को बड़े ही बेरहमी से मार डालता है। एंड मैडी कुछ भी नहीं कर पाती। ना कुछ देर बाद मैडी अपने फ्रीजिंग स्टेज से निकल होश में आती है एंड वो देखती है कि वो अपने घर में ही है, यानी कि वो ये मर्डर होता हुआ अपने विजन्स में देख रही थी, लेकिन वो बिल्कुल सच था। खैर ना ऑफिसर शॉ एंड ऑफिसर मॉस क्राइम सीन पर पहुंचते हैं एंड दे गेट टू नो कि जिस ट्रॉफी से डॉक्टर वीवर को मारा गया था, उस ट्रॉफी का सिर्फ बेस ही उधर मौजूद था एंड उसका बाकी का हिस्सा गायब था। ना ऑफिसर शॉ को उधर वो पेशेंट में वाली फोटो भी मिलती है, जो कि एक छोटी लड़की की थी एंड ये एक जरूरी एविडेंस था, इसलिए ऑफिसर शॉ उस फोटो को एक एक्सपर्ट को देते हैं ताकि वो उसके एज को 30 साल आगे बढ़ाकर उसके प्रेजेंट लुक का पता लगा सके। खैर ना अब आगे हम व्यूअर्स डॉक्टर फील्ड्स को देख पाते हैं, जो अपने फ्रेंड डॉक्टर वीवर के मौत से बेहद ज्यादा घबराए हुए थे एंड सोने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ दूसरी तरफ मैडी भी सो ही रही होती है कि तभी वो अचानक फिर से फ्रीज हो जाती है एंड पहुंच जाती है डॉक्टर फील्ड्स के पास, जहाँ अगेन उसके सामने गैब्रियल उसी ट्रॉफी को वेपन बनाकर डॉक्टर फील्ड्स को ब्रूटली मार डालता है। एंड यहाँ हम ये क्लियरली देख पाते हैं कि गैब्रियल के फेस के हिसाब से उसकी पूरी बॉडी उल्टी थी एंड उसका चेहरा भी काफी डिसलोकेटेड सा था। नाउ अगेन मैडी इस विजन से बाहर आती है एंड शी नोस कि और एक खून हो चुका था, इसलिए मैडी तुरंत ही सिडनी को लिए ऑफिसर शॉ एंड ऑफिसर मॉस के पास जाती है एंड उन्हें अपने विजन्स के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुन ऑब्वियसली उन्हें उसकी बात पे यकीन नहीं होता, बट फिर भी वो उसके कहने पर डॉक्टर फील्ड्स के घर जाते हैं एंड उन्हें वहाँ सच में डॉक्टर फील्ड्स की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देख वो सभी हैरान हो जाते हैं। ना अब आगे मैडी गैब्रियल का एक स्केच भी बनवाती है, जिसे देख अगेन पुलिस वाले उसे सीरियसली नहीं लेते, और तभी वॉशरूम में मैडी के पास कॉल आती है गैब्रियल की, जो उसे एमिली कहकर पुकारता है। एंड इन दोनों के कन्वर्सेशन से हम ये साफ समझ पाते हैं कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, बट फॉर सम रीजन मैडी उसे भूल चुकी है एंड मैडी को उसे भूल जाने का जिम्मेदार गैब्रियल जिसे भी समझता है, वो उन सबको ही एक एक करके मार रहा है। नाउ गैब्रियल से बात होने के बाद मैडी तुरंत ही सिडनी को लेकर अपने मॉम के पास पहुंचती है एंड वो उनसे ये गैब्रियल कौन है ये पूछती है, जिसे सुन उसकी मॉम भी काइंड ऑफ डर जाती है, बट उसकी मॉम खुद को संभालते हुए मैडी को उसके 9th बर्थडे का टेप दिखाती है, मतलब कि उसके अडॉप्ट करने के बाद की टेप, जिसमें मैडी अपनी किसी इमेजिनरी फ्रेंड गैब्रियल से बात कर रही होती है एंड जो कि सिडनी उस वक्त अपने मॉम के पेट में थी, तो गैब्रियल मैडी को प्रोवोक करते हुए हमेशा ये कहता था कि उस बेबी को मार दो, वरना उसके पैदा होते ही तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा क्योंकि तुम अडॉप्टेड हो। खैर ना यहाँ दूसरी तरफ ऑफिसर शॉ को उस लड़की की 30 साल आगे बढ़ी हुई फोटो मिलती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि मैडी ही थी। ना उस फोटो को देखने के बाद ऑफिसर शॉ डॉक्टर वीवर की फाइल्स में और छानबीन करने लगता है, जहाँ उसे कुछ पेन ड्राइव्स मिलते हैं जिसमें डॉक्टर वीवर अपने पेशेंट्स की डिटेल्स रिकॉर्ड किया करती थी। ना उस पेन ड्राइव में शॉ को 1992 की एक वीडियो मिलती है, जिसमें डॉक्टर वीवर बताती है कि आज 7 साल हो गए हैं एमिली को इस हॉस्पिटल में आए हुए। एमिली यानी कि मेडिसन, एमिली उसका रियल नाम था और एडॉप्शन के बाद सिडनी की मॉम ने उसका नाम मेडिसन रखा था। नाउ वीडियो में आगे डॉक्टर कहती है कि एमिली का केस दिन प्रतिदिन और बिगड़ता जा रहा है, जहां उसे अब चीजें सुनाई और दिखाई देने लगी है और उसका कहना है कि डेविल उससे बातें करता है।
यहाँ शॉ को उस वीडियो से आगे ये भी पता चलता है कि एमिली के केस पे कुल 3 डॉक्टर्स काम कर रहे थे, डॉक्टर वीवर, डॉक्टर फील्ड्स एंड डॉक्टर ग्रेगोरी। एंड हियर वी अंडरस्टैंड कि गैब्रियल इन्हें ही मार रहा है, जिसमें से 2 को तो वो ऑलरेडी निपटा चुका था। सो अब बारी थी डॉक्टर ग्रेगोरी की, और ये चीज़ ऑफिसर शॉ भी समझ जाता है एंड वो तुरंत ही डॉक्टर ग्रेगोरी का एड्रेस ढूंढने लगता है। बट एट द सेम टाइम वही दूसरी तरफ मैडी फिर से सडनली फ्रीज हो जाती है एंड वो पहुंच जाती है डॉक्टर ग्रेगोरी के पास, जहां अगेन गैब्रियल उसके सामने डॉक्टर ग्रेगोरी को ब्रूटली मार डालता है एंड अगेन मैडी कुछ भी नहीं कर पाती। बट जो कि ऑफिसर शॉ डॉक्टर ग्रेगोरी का पता ढूंढ ही रहा था, इसलिए वो भी उधर तुरंत ही पहुंच जाता है, जहां उसे डॉक्टर ग्रेगोरी की लाश मिलती है एंड मैडी भी उधर ही मौजूद थी, जो शॉ को कहती है कि गैब्रियल भी उधर ही मौजूद है। बट शॉ ना ही उसे देख पाता है और ना ही उसे सुन पाता है एंड तभी गैब्रियल अब ऑफिसर शॉ पे भी अटैक कर देता है, जहां शॉ खुद को बचाते हुए गैब्रियल पे गोलियां चलाता है एंड गैब्रियल वहां से भाग जाता है। एंड इन दिस सीन हम ये क्लियरली देख पाते हैं कि गैब्रियल की पूरी बॉडी उल्टी है। यहाँ ऑफिसर शॉ काफी दूर तक गैब्रियल का पीछा करता है, जहाँ गैब्रियल काफी हैरतअंगेज तरीके से उल्टा भागते हुए इधर से उधर कूदते कूदते गैब्रियल वहां से भाग निकलता है। खैर ना अब जो कि ऑफिसर शॉ ने भी गैब्रियल का डिस्लोकेटेड फेस देख लिया था, जो कि मैडी के बनाए हुए स्केच से हूबहू मैच करता था, इसलिए शॉ का शक मैडी पे से हट जाता है। बट दे नो हो ना हो गैब्रियल एट समहाउ मैडी के पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, इसलिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही ऑफिसर शॉ एंड ऑफिसर मॉस मैडी से जाके उसके पास्ट लाइफ के बारे में पूछताछ करते हैं। बट मैडी को अपने बचपन की कोई भी बात याद नहीं थी, उसे तो ये भी याद नहीं था कि उसके अडॉप्ट होने से पहले उसका असली नाम एमिली था। नाउ जो कि मैडी को कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वो लोग उसे हिप्नोटाइज करके उसकी यादें निकलवाने की कोशिश करते हैं, जहां मैडी को ये याद आता है कि बचपन में गैब्रियल किस तरीके से मैडी के माइंड को कंट्रोल करके सिडनी को मरवाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि सिडनी के पैदा होते ही मैडी उसे भूल जाएगी। एंड सच में वो अभी आगे ऐसा ही था। सिडनी पैदा हुई एंड मैडी सच में गैब्रियल को भूल गई, जिसके बाद गैब्रियल कभी दोबारा वापस नहीं आया एंड कहीं खो गया। बट इतने सालों बाद फॉर सम रीजन वो फिर से वापस आ चुका है। इधर दूसरी तरफ वो किडनैप हुई लेडी गैब्रियल के एब्सेंस में अपने नॉट से फ्री हो जाती है, बट 2 कदम आगे बढ़ते ही वो एटिक से सीधा नीचे हॉल रूम में जा गिरती है, जहां मैडी एंड बाकी सब उसके घर से निकल ही रहे थे। यानी कि गैब्रियल का हाइड आउट इतने वक्त से मैडी के घर में ही था और उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। बट ऑफिसर शॉ एंड ऑफिसर मॉस को वहाँ एटिक से गैब्रियल के कपड़े एंड वेपन्स भी मिला था, इसलिए वो लोग अब की बार मैडी को ही अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। खैर नाउ पुलिस अब मैडी से उसके इन मर्डर्स एंड उस किडनैप हुई औरत के बारे में पूछती है, जिसमें मैडी अभी भी खुद को निर्दोषी बताती है। और तभी उधर सडनली सारे लाइट्स अपने आप ही ब्लास्ट हो जाते हैं एंड शॉ को गैब्रियल का कॉल आता है, जिससे उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मैडी तो उनके सामने ही बैठी हुई थी। तो ये कॉल पे आखिर उनसे कौन बात कर रहा है? शॉ उससे पूछता है कि तुम हो कौन? तो गैब्रियल कहता है कि एमिली से पूछो कि वो बचपन में मुझे किस नाम से बुलाती थी, जिसपे एमिली यानी कि मैडी कहती है द डेविल। नाउ जो कि ये अब तक क्लियर नहीं हुआ था कि इन मर्डर्स में एंड किडनैपिंग में मैडी का हाथ है भी या नहीं, इसलिए उसे वो लोग अभी भी जेल में बंद रखते हैं, जहाँ सारे फीमेल क्रिमिनल्स भरे पड़े थे। खैर नाउ इन अदर साइड सिडनी मैडी के पास्ट के बारे में और पता लगाने के लिए पहुंच जाती है सिमियन रिसर्च हॉस्पिटल में, जहां बचपन में मैडी का ट्रीटमेंट चल रहा था। बट इन प्रेजेंट वो हॉस्पिटल बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था एंड बिल्कुल ही खाली था, लेकिन सारा ओल्ड डाटा अभी भी उधर मौजूद था। इसलिए सिडनी उधर से मैडी यानी कि एमिली की केस फाइल एंड उसके कुछ टेप्स लिए घर वापस चली आती है। एंड अब इन टेप्स में आपको इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट मिलने वाला है, जो आप लोगों ने शायद गेस भी नहीं किया होगा। पहले टेप में एमिली यानी कि मैडी की रियल मॉम सेरेना मे का इंटरव्यू था, जहां में ये पता चलता है कि 15 साल की उम्र में ही उसका रेप हुआ था एंड उसका नतीजा थी एमिली, जिसे वो ऑब्वियसली हॉस्पिटल में ही छोड़ गई थी अपने मॉम के कहने पे। यानी कि मैडी की मॉम उसे जन्म देते हुए नहीं मरी थी, उसे झूठ कहा गया था। और उसकी मॉम सेरेना अभी तक जिंदा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही किडनैप हुई औरत है, जो फिलहाल तो एटिक से गिरकर हॉस्पिटल में एडमिट है। एंड ये बात अब ऑफिसर शॉ को भी पता चल गई थी। एनीवेज नाउ वो लोग सेकंड टेप को प्ले करती है और यहाँ रिवील होता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। उस टेप में मैडी यानी कि छोटी एमिली का इंटरव्यू था, जहाँ में ये पता चलता है कि गैब्रियल और कोई नहीं बल्कि एमिली का ट्विन ब्रदर है, जो उसी के बॉडी के बैक साइड में रहता था। दरअसल दोस्तों गैब्रियल एमिली के साथ जुड़ा हुआ एक डिफॉर्म बच्चा पैदा हुआ था, जो कि एक काइंड ऑफ पैरासिटिक ट्यूमर था, यानी कि एक एक्सट्रीम वर्जन ऑफ टेराटोमा। आसान शब्दों में कहूँ तो वो एक ऐसा बच्चा था जो पैदा होने के वक्त ठीक से डेवलप नहीं हो पाया एंड एमिली के बैक साइड से चिपक गया और वो उसी के बॉडी पे फीड करके जिंदा था।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो दोनों एक ही ब्रेन शेयर करते थे। सो गैब्रियल जो चाहे वो एमिली को दिखा सकता था एंड दिमाग को कंट्रोल कर वो एमिली के बॉडी को भी यूज कर सकता था। एंड उस पीरियड ऑफ टाइम में एमिली सब देख तो पाती थी बट वो अपने ब्रेन के कोने में फ्रीज हो जाती थी तब तक जब तक गैब्रियल उसके ब्रेन पे हावी रहता। एंड हियर वी अंडरस्टैंड कि क्यों आखिर मैडी हर मर्डर से पहले फ्रीज हो जाती थी एंड उस मर्डर वाले जगह पे पहुंच जाती थी जहां गैब्रियल उसके सामने किसी को मार देता और वो कुछ भी नहीं कर पाती। एंड यहाँ हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि क्यों आखिर गैब्रियल की बॉडी उल्टी थी, क्योंकि वो मैडी के बैक साइड में रहता था एंड यस ये सारे खून मैडी की उल्टी बॉडी ही कर रही थी। लेकिन यहाँ अब भी ये सवाल उठता है कि वो आखिर मैडी की बॉडी को यूज कर लोगों को क्यों मार रहा है। तो दोस्तों आपको वो फर्स्ट सीन याद ही होगा जब डॉक्टर वीवर ने कहा था कि इट्स टाइम वी कट आउट द कैंसर। तो तब डॉक्टर वीवर ने गैब्रियल के डिफॉर्म बॉडी पार्ट्स को एमिली से काटकर अलग कर दिया था और जितना भी हिस्सा एमिली के ब्रेन से जुड़ा हुआ था उन्होंने उसे एमिली के खोपड़ी में घुसाकर बंद कर दिया। बट ऑपरेशन के बाद भी गैब्रियल दिमागी तौर पर मैडी को प्रोवोक किया करता था। बट सिडनी के पैदा होते ही उसने गैब्रियल पर ध्यान देना बंद कर दिया और धीरे धीरे गैब्रियल भी उसके दिमाग के किसी कोने में एक गहरी नींद में सो गया। लेकिन जब डेरेक ने मैडी का सर दीवार पर मारा तो उसका सर पीछे से फिर से फट गया एंड गैब्रियल दोबारा से जाग गया और जब से वो जागा है वो अपने मन मुताबिक मैडी के खोपड़ी से बाहर आकर उसकी बॉडी को यूज कर उन डॉक्टर्स एंड बाकी सब से अपना रिवेंज ले रहा है। एनीवेज खैर नाउ यहाँ दूसरी तरफ जेल में कुछ फीमेल कैदी मैडी के पीछे लगने लगती है और अब यहाँ हम फाइनली गैब्रियल को मैडी के ऊपर टेक ओवर करते हुए देखते हैं जहाँ गैब्रियल मैडी के खोपड़ी के पीछे से बाहर निकल उसके बॉडी को कंट्रोल कर वहाँ सेल में मौजूद सारे फीमेल कैदियों को एक एक करके निपटाने लगता है। एंड बिलीव मी ये सीन जितना ही ब्रूटल एंड गोर है उतना ही माइंड ब्लोइंग है और आप इस सेल की हालत देख ये खुद ही गेस कर सकते हो। नाउ इधर सेल से फ्री होके गैब्रियल अपने कपड़े एंड वेपन्स ले लेता है और धीरे धीरे वो उस पुलिस स्टेशन को भी शमशान घाट में बदलने लगता है जिसमें ऑफिसर शॉ एंड मॉस भी बेहद ज्यादा घायल हो जाते हैं एंड गैब्रियल वहां से भाग निकलता है। बट वो जानते थे कि गैब्रियल अब हॉस्पिटल जा रहा है अपने नेक्स्ट शिकार मतलब कि अपनी मॉम को मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने पैदा होने के बाद उसे एबंडन छोड़ दिया था। खैर यहाँ हॉस्पिटल में पहुंचकर गैब्रियल पहले तो सिडनी पे अटैक कर देता है क्योंकि उसी की वजह से मैडी उसे भूल गई थी। बट यहाँ ऑफिसर शॉ आके गैब्रियल को दोबारा से रोकने की कोशिश करता है जिसमें वो फिर से फेल हो जाता है। एंड नाउ अब गैब्रियल सिडनी को लगभग मारने ही वाला था कि तभी मैडी जो इतनी देर से फ्रीज होकर सब कुछ देख रही थी वो इस बार गैब्रियल को ओवरटेक कर अपने बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है जहाँ वो फाइनली अपने हाथ की उंगली को हिलाने में कामयाब भी हो जाती है। बट इधर हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि इससे कुछ भी फायदा नहीं होता एंड गैब्रियल सिडनी को मार देता है। नाउ अगली बारी थी उसकी मॉम की जो अपनी गलतियों के लिए उससे माफी भी मांगती है बट गैब्रियल उन्हें भी नहीं बख्शता और उन्हें एक गन से शूट करके मार देता है। नाउ अब हम व्यूअर्स को यही लगता है कि गैब्रियल ने अपना रिवेंज सबसे ले लिया एंड उसे रोकना तो नामुमकिन है, लेकिन तभी फिर से ये मूवी थोड़ा सा यू टर्न मारती है एंड हियर वी गेट टू नो कि सिडनी और मैडी की मॉम तो अभी तक जिंदा है। दरअसल दोस्तों जब मैडी ने गैब्रियल को ओवरटेक कर अपने बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश की तब उसने अपने बॉडी के साथ साथ अपने दिमाग में भी कंट्रोल पा लिया था एंड ये सिडनी और उसके मॉम के मरने वाला सीन मैडी ने गैब्रियल को उसे अपने दिमाग में दिखाया था एंड इन रियल उन दोनों की बॉडी फ्रीज थी और अब ये दोनों ही अपने दिमाग में आमने सामने खड़े थे जहां हम ये क्लियरली देख पाते हैं कि मैडी ने फाइनली अपने दिमाग एंड गैब्रियल को कंट्रोल करना सीख लिया था एंड जो कि वो बॉडी एंड दिमाग उसी की थी। सो गैब्रियल भी अब वैसे ही रहेगा जैसे वो चाहेगी। मैडी गैब्रियल को दिमाग के एक अंधेरे से कोने में हमेशा के लिए बंद कर देती है जहाँ से वो कभी बाहर ना निकल पाए। बट फिर भी गैब्रियल यहाँ मैडी को बोलता है कि वो फिर से एक दिन जरूर बाहर आएगा, जिसपे मैडी ये जवाब देती है कि वो भी उस दिन के लिए अब तैयार रहेगी। खैर नाउ एंड देन हम गैब्रियल को इधर कम्प्लीटली अब मैडी के खोपड़ी के अंदर वापस जाते हुए देखते हैं एंड सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और लास्टली मैडी को भी सिडनी को देख ये समझ आता है कि उसे कोई भी बायोलॉजिकल कनेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके अपने उसके साथ ही है। नाउ इधर ये मूवी इसी हैप्पी नोट पे एंड होने लगती है बट तभी मूवी के एंड सीन में हमें एक इलेक्ट्रिकल स्टैटिक नॉइज सुनाई देती है। सो दिस लास्ट सीन क्लियरली इंडिकेट्स कि भले ही मैडी ने गैब्रियल को अपने दिमाग में वापस से बंद कर दिया हो बट वो अभी भी बाहर की चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है एंड इन फ्यूचर वो हमें इसके सीक्वल में भी पक्का देखने को मिलने वाला है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सी पसंद आई हो तो देन प्लीज इसे एक लाइक एंड अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिए एंड इफ अगर आप इस चैनल पे नए हो और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी।
वेल नाउ कम टू द टुडे शाउट आउट। तो आज का हमारा शाउट आउट जाता है अपर्णा शर्मा को, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो के सवाल के सही जवाब को सबसे पहले दिया। सो टुडे शाउट आउट गोज टू अपर्णा शर्मा। वेल नाउ आज का हमारा शाउट आउट सवाल ये है कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार गैब्रियल नाम का उपयोग किया है। आपको इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। खैर नाउ तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।